नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर एडीओ की प्रिपरेशंस में। और आज का लेक्चर नंबर है 4 और विषय है मेजर इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडिया। अब इन्वायरमेंट लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हुआ। और इम्बैलेंस होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो नेचुरल या मैन मेड। जब नेचुरल होगा तो उसमें क्या आता है, फ्लड आती है, वोल्केनोज आती हैं, नेचुरल फायर्स आ जाती हैं, जिसके कारण एक इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। मैन मेड में तो हमारा पोल्यूशन है, हमारी वर्किंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और व्हीकल्स है, एनर्जी के दूसरे सोर्स हम बना रहे हैं उनका वेस्टेज है, न्यूक्लियर का वेस्टेज है। इस प्रकार से इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है। अब उस खराब होने के बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी या बनानी पड़ेंगी। उन्हें को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल लॉज कहते हैं। और ये लॉज इसलिए ज़रूरी हुए क्योंकि जब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ तो इसके ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे प्रभाव आते हैं। जैसे ग्लोबल लेवल की बात करोगे आप तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, इससे ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हुआ, न्यूक्लियर वार हुए तो उसके अंदर उनका वेस्ट हुआ, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एसिड रेन हुई। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो सोयल का, वाटर का, एयर का लॉस हुआ, पोल्यूशन हुआ, सोयल इरोजन हुआ, फॉरेस्ट की कटिंग्स हुई। तो इस प्रकार से, और जिसके कारण बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हुई, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे नेशनल इश्यूज भी आते हैं। तो वह इश्यूज ना हो इसलिए हमें इन्वायरमेंट लॉज की ज़रूरत पड़ती है। आइए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो लॉज हैं उनको पढ़ते हैं। इसमें पहला आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये लॉ केवल प्रोटेक्शन ही नहीं करता बल्कि इंश्योर भी करता है कि वाइल्ड लाइफ की जो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी मेंटेन रहे, यानी कोई हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन ना हो। इसमें एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स सब के सब इसकी कंजर्वेशन के दायरे में आते हैं। और जो पुराने जितने लॉज हैं उन सबको फ्रेगमेंटेड थे, उनको इकट्ठा करके ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना। जब उनको सबको इकट्ठा करके बना, इसका मतलब इसका काम भी बहुत भारी होगा। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व्स, अपने सुल्तानपुर झील हरियाणा में भी है। रेगुलेट जो हंटिंग होती है वो पोचिंग होती है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगे। वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन होने से बचाया जा सके और इलीगल ट्रेड ना हो, ये इस वाइल्ड लाइफ के मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें प्रोविज़न है 1 से 6 तक जो स्पीसीज के बेस्ड हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। नेशनल स्टेट बोर्ड बनाएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ताकि वो स्टेट वाइज, रीजन वाइज पॉलिसीज को फ्रेमवर्क कर सके। और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल बोर्ड 2006 एस्टेब्लिश हुआ इसके अंतर्गत ही, ताकि जो इलीगल ट्रेड है उसको काबू में लाया जा सके। तो इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक टाइगर, राइनोज, एलिफेंट। तो जो हमारे लुप्त होने की कगार पर है उन स्पीसीज की कंजर्वेशन का इसमें मेन काम उद्देश्य रहा। उसके बाद आया वाटर एक्ट। और ये वाटर एक्ट 1974 में, इसका मेन काम था कि प्रिवेंशन और कंट्रोल हो पोल्यूशन का, कि वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन 1980 के दशक में शुरू हुआ, तो उस 1970-80 के दशक में, तो उसके कारण जो वेस्टेज था वो नदियों में, नालों में जाता रहा और हमारी जो वाटर की क्वालिटी ख़राब हुई। तो इसके लिए ये मेन इसका स्टार्ट किया गया। तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था कि जो वाटर पोल्यूशन को रोक सकता था या रोकने के लिए जो बनाया गया। इसके ऑब्जेक्टिव थे प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, मेंटेन एंड रिस्टोर वाटर क्वालिटी, एस्टेब्लिश सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रोविज़न। वही इंडस्ट्री वाला जो डिस्कस किया कि कंसेंट मैकेनिज्म था, इंडस्ट्री जो अपना डिस्चार्ज करेंगे इफ्लुएंट वो कैसे करेंगे। पेनल्टीज थी अगर कोई स्टैंडर्ड को वायलेट करता है। और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की गई ताकि जो वाटर की क्वालिटी है उसका पता लगता रहे समय के साथ साथ। तो ये जो लॉ था इसका सिग्निफिकेंस था, इट प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, और उसके इम्प्रूवमेंट जो वाटर का क्वालिटी का जो रिवर्स में उसको कैसे किया जा सकता है। इन बातों को, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए बनाया। तीसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981।
ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसके बाद जो कंसर्न आए इन्वायरमेंट के, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, जो इंडस्ट्री और व्हीकल से जो इमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना, और एयर पोल्यूशन के कंट्रोल एरिया को कंट्रोल करने, इंडस्ट्री के लिए अलग एरिया और रेजिडेंशियल अलग एरिया, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, जो हम अलग अलग त्योहारों पे या जब पराली जलती है हमारी राइस का स्ट्रा, तब आते हैं कि जो एयर की क्वालिटी ख़राब है, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए। की प्रोविज़न क्या हुआ कि इंडस्ट्री को कंसेंट किया गया, फोर्स किया गया कि वो अपने जो इंडस्ट्री के से जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिस्पॉन्सिबल था ये स्टैंडर्ड सेटिंग करने के लिए और उनको लागू करवाने के लिए, और जो इनको फॉलो नहीं करते थे इंडस्ट्री या व्हीकल्स, उनको पेनल्टीज। अब इस लॉ का फ़ायदा क्या हुआ कि इसने क्लीन टेक्नोलॉजीज के प्रति अडोप्शन को और अवेयरनेस को बढ़ाया ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज को कम किया जा सके। चौथा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये इसका एम क्या था कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोका जाए और जो फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होता है उसको भी नॉन पर्पस एग्रीकल्चर लैंड के लिए उसको कम किया जाए। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कंजर्व फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, रेगुलेट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड और प्रमोट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी अगर फॉरेस्ट को किसी कारण से काटा गया है तो उसके बदले कहीं ना कहीं कंपनसेशन में आपको फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे। अब इसके की प्रोविजंस क्या है इस लॉ के, सेंट्रल अप्रूवल रिक्वायर्ड है लैंड के डाइवर्जन के लिए, अगर फॉरेस्ट की लैंड लेने तो उसका सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एस्टेब्लिश ए एडवाइजरी कमेटी और क्रिएशन ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। सिग्निफिकेंस क्या है, इसने रेगुलेट किया फॉरेस्ट जो लॉस होता था उसको रोका और इम्प्रूव किया एग्रो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को, ताकि वहाँ की जो फूड साइकिल डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। अब पांचवा है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1971। ये अमेंडमेंट है 2011, अमेंडमेंट हुआ 2011 और 2019 में। ये भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है और ये कोस्टल लाइन जो एरिया हमारा उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके और जो मैराइन इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, प्रोटेक्ट फ्रेजाइल कोस्टल इकोसिस्टम, बैलेंस डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सेफगार्ड ऑफ लोकल लाइवलीहुड। की प्रोविजन क्या हुए, जो कोस्ट जोन क्लासिफिकेशन है, कोस्ट जोन रेगुलेटरी जोन 1 से 4 तक के जो इसमें लॉज हैं वो बेस्ड ऑन सेंसिटिव एंड डेवलपमेंट स्टेटस के ऊपर। इट रेगुलेट्स कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नियर शोर लाइन्स। और 2019 में अमेंडमेंट को सिंप्लीफाइड क्लियरेंस स्पॉट ऑफ इको टूरिज्म, ताकि वहाँ ये अमेंडमेंट हुआ 2019 में, इससे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए और वहाँ के लोगों की जीविका बढ़ाने के लिए जो क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं उनके ऊपर इसके की प्रोविज़न थे, ताकि लाइवलीहुड मेंटेन रहे। तो इसकी सिग्निफिकेंस है प्रमोट सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट एंड क्लाइमेटिक रेजिलेंस। अब सबसे महत्वपूर्ण लॉ जो आते हैं उनमें से एक लॉ है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006। ये 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत बनाई। इसका जो जितने भी पहले की हमने पॉलिसीज पढ़ी उन सब को इंटीग्रेट करके इसको फॉर्मुलेट किया गया। तो इसके अंदर जो पॉलिसीज का मेन हिस्सा लिया गया वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, नेशनल पॉलिसी फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। तो इतनी पॉलिसीज को इकट्ठा करके बनाया गया। तो इसका मतलब इसने उन पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया बल्कि उनको इंटीग्रेट किया, स्ट्रेंथन किया और उसको एक्सटेंड किया गया, ताकि उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज को अमेंडमेंट करके, एक्यूमुलेट करके, एक्सपीरियंस करके लॉज को और प्रभावी बनाया जा सके। तो जो 2006 की नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी है ये मुख्य रूप से जोर देती है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब पहले किसी पर्टिकुलर चीज जो पॉलिसीज थी वो पर्टिकुलर
एरिया के प्रति थी या किसी एक मद के ऊपर थी। ये क्या हुआ कि इसने सारा इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन में बात कर लिया, केवल ह्यूमन बींग्स नहीं, ह्यूमन बींग्स के लाइवलीहुड भी, वहाँ के एनिमल्स भी, प्लांट भी, इकोसिस्टम भी, डाइवर्सिटी भी, हैबिटेट भी, सब के ऊपर इसने इंटीग्रेट किया। तो ये इसलिए नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी सबका मिला जुला रूप होकर संगठित समन्वित रूप है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, इसने इंट्रा जनरेशनल इक्विटी और लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर पुअर, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, efficiencies in environmental resource use, governmental governance and enhancement of resources for environmental conservation। तो मेरा आपसे एक निवेदन और है, अगर आपके पास जैसे टॉपिक ख़त्म होते हैं अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करिए या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि हम उसको डिस्कस करें आपके साथ। तो आज हमारे हिसाब से ये जो टॉपिक है इकोलॉजी का ये लगभग कंप्लीट है और अभी मेरी कुछ यंग माइंड से बात हुई है, शायद वो हमारी हेल्प कर पाएँ क्वेश्चन या कुछ मेटेरियल को इकट्ठा करने में। तो होप फॉर द बेस्ट कि हमारी टीम बनेगी। अभी मैं अकेला हूँ लेकिन कुछ लोगों के जुड़ने की संभावनाएं हैं और अगर आप लोग भी साथ देते हैं तो हम कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और भगवान करे अच्छे ही परिणाम हो। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।